बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर सभ्यताएं करवट ले रही थी और प्रकृति अपने आदिम स्वरूप में विशाल और अछूती थी। एक ऐसे ही विशाल हरे भरे जंगल के हृदय में, जहां सूर्य की सुनहरी किरणें भी वृक्षों के घने पत्तों को भेदकर मुश्किल से धरती तक पहुंच पाती थी, एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। ये केवल एक पेड़ नहीं था, ये समय का जीता जागता साक्षी था, एक शांत दार्शनिक जो सदियों से मौन खड़ा सृष्टि के परिवर्तन को देख रहा था। इसकी जड़ें इतनी विशाल और गहरी थी कि लगता था जैसे वे धरती के गर्भ को थामे हों, और इसकी शाखाएं इतनी दूर तक फैली थी कि पूरा जंगल उसके छत्र में एक आश्रय पाता था। ये बरगद केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि एक जीवन साम्राज्य था। असंख्य पक्षियों के लिए एक गूंजता हुआ घर, फुर्तीली गिलहरियों के लिए खेल का मैदान, और अनगिनत छोटे बड़े जीवों के लिए एक सुरक्षित ममतामयी मां का आंचल। इसकी हर पत्ती में जीवन का स्पंदन, हर टहनी में एक कहानी, और हर जड़ में एक इतिहास छिपा था। उसी बरगद की सबसे ऊंची, सबसे पुरानी डाल पर, जहां से पूरा जंगल एक छोटे से चित्र की भांति दिखाई देता था और क्षितिज तक दूर दूर तक फैला आसमान उसकी आंखों में समा जाता था, एक वृद्ध और बुद्धिमान गिद्ध रहता था, जिसका नाम था संपाति। उसके पंखों में हवा की कहानियां और उसकी आंखों में सदियों का अनुभव झलकता था। संपाति कोई साधारण गिद्ध नहीं था। उसने जीवन के कई तूफानों को झेला था, क्रूर शिकारियों के बिछाए जालों से अपनी अंतिम शक्ति से बचकर निकला था, जंगल की भीषण आग में अपने कई साथियों और प्रियजनों को खोया था, मूसलाधार बारिशों के प्रकोप को सहा था जिसने सब कुछ बहा देने की कोशिश की थी, और मानव सभ्यता के बढ़ते बेरुखटोक कदमों को भी देखा था, जिन्होंने धीरे धीरे जंगल की सीमाओं को कम किया था। इन सब भयावह अनुभवों के बावजूद वह बरगद की उस अकेली डाल पर अडिग और शांत बैठा रहता था, मानो वह उस विशाल वृक्ष का ही एक अभिभावक हो, जो हर पल अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए तत्पर हो। संपाति का शरीर अब ढलती उम्र की निशानी था। उसके पंखों में वो फुर्ती नहीं रही थी, उसकी उड़ान में पहले जैसा बल नहीं था, और उसके पंजों की पकड़ भी कुछ ढीली पड़ गई थी। लेकिन उसकी दृष्टि आज भी वैसी ही तीव्र थी जैसी उसके यौवन काल में थी। वह दूर दूर तक, क्षितिज पार तक देख सकता था, जहां से खतरे की हल्की सी आहट भी उसके अनुभव को जगा देती थी। उसने अपने लंबे जीवन और गहन अवलोकनों से एक अद्भुत सहज ज्ञान अर्जित कर लिया था, जिससे वो जंगल के युवा और नादान जीवों को सीख और दिशा देता रहता था। उसकी शांत, गंभीर आवाज में एक अजीब सी प्रेरणा होती थी, एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो हर जीव को अपनी ओर खींच लेती थी। वो जंगल का बूढ़ा और बुद्धिमान मार्गदर्शक था, जिसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से जीव आते थे। ये कहानी केवल संपाति की नहीं है, बल्कि उस बरगद की है, जो कभी बोलता नहीं था, कभी हंसता नहीं था, कभी शिकायत नहीं करता था, पर अपने मौन में ही हर दिन सैकड़ों हजारों जीवनों को सहारा देता था। बरगद वर्षों से वहीं खड़ा था, समय की अनवरत धारा में अडिग, प्रकृति की शक्ति का एक जीता जागता प्रतीक। उसने कई पीढ़ियों के राजाओं को अपने सिंहासन पर आते जाते देखा था, घने जंगलों में ऋषियों को कठोर तपस्या करते देखा था जिनकी साधना ने उस वृक्ष की जड़ों को और मजबूत किया था, प्रेमियों को अपनी छाया में प्रेम की कस्में खाते देखा था जिन्होंने उसकी पत्तियों को अपने प्यार की गवाह बनाया था, और थके हुए यात्रियों को अपनी गहरी छांव में शांति से विश्राम करते देखा था। वो न तो हंसता था और न ही बोलता था, पर उसके भीतर एक गहरी, शांत आत्मा का वास था, एक ऐसी आत्मा जिसे केवल वे ही समझ सकते थे जो प्रकृति के मौन संगीत में डूबना जानते थे, जो ध्यान और शांति में उतरकर जीवन के गहरे रहस्यों को भांप सकते थे। उसकी हर जड़ में एक इतिहास था, हर पत्ती में एक कहानी, और उसकी हर फुंगी में एक सपना। बरगद की उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी, जो भी उसके नीचे बैठता उसे एक अलौकिक सुकून महसूस होता। पशु पक्षी, मनुष्य, सब उसकी छत्रछाया में सुरक्षित महसूस करते थे। वो जंगल का दिल था, जो धड़कता रहता था और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को जीवन देता था। रात को, जब पूरा जंगल गहरी नींद में होता और चंद्रमा की ठंडी, नीली रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती, तब बरगद और संपाति के बीच एक मौन संवाद होता था, विचारों का आदान प्रदान, बिना किसी शब्द के, केवल आत्मा से आत्मा का मिलन। बरगद अपनी जड़ों से धरती के स्पंदन को महसूस करता था और संपाति अपनी तीव्र दृष्टि से दूर के खतरों को भांप लेता था। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, जंगल के रक्षक और प्रहरी। बदलते संकेत और अनजाना खतरा। एक सुबह की बात है। आकाश में हल्के, रूई जैसे बादल तैर रहे थे और जंगल में फूलों की भीनी भीनी, मादक सुगंध हवा में घुल रही थी। पेड़ पौधे ओस की बूंदों से नहाए हुए चमक रहे थे, जैसे हीरे जड़े हों। पेड़ों पर बंदर उछल कूद कर खेल रहे थे, अपनी शैतानियों से पूरे जंगल को जीवंत बना रहे थे। तोते झुंड में ताजे और मीठे फलों की खोज में उड़ रहे थे, उनकी चहचहाहट से जंगल गूंज रहा था, और जमीन पर नन्ही चींटियां अपने रोज के काम में व्यस्त थीं, अपने छोटे छोटे घरों को बनाने में जुटी थी। पूरा जंगल जीवन के उल्लास और ऊर्जा से भरा हुआ था, पर बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा संपाति इन सब उल्लास के बीच भी कुछ चिंतित दिखाई दे रहा था। उसकी पैनी आंखें क्षितिज पर कुछ खोज रही थी, कुछ ऐसा जो साधारण आंखों को दिखाई नहीं दे रहा था, एक अदृश्य खतरा जो हवा में तैर रहा था। कुछ बदल रहा है, हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी है, ये शांति क्षणिक है, उसने धीरे से बड़बड़ाया। उसकी आवाज में एक अनकहा डर छिपा था, जो उसके बुढ़ापे की परवाह किए बिना उसे सता रहा था। क्या हुआ गिद्ध बाबा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आज सुबह तो कितनी खूबसूरत है, पास बैठी एक युवा मैना ने चहकते हुए पूछा। उसकी आवाज में सुबह की ताजगी और बेफिक्री थी। मैना, जो अभी जीवन के कठोर अनुभवों से दूर थी, प्रकृति के हर रूप में सुंदरता देखती थी,
हवा का रुख कुछ अलग है, मैना। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। मनुष्य का लालच बढ़ता जा रहा है और वे हमारी सीमा में घुस रहे हैं, बेरोक टोक। वे जंगलों को काट रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति का निर्मम विनाश कर रहे हैं। हम सबका घर, ये जंगल, खतरे में है। संपाति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, उसकी आवाज में दर्द था। उसे भविष्य की भयावह तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैना मुस्काई, उसकी नादानी और युवावस्था उसकी आंखों में स्पष्ट थी। बाबा, आप तो हमेशा डर की बातें करते हैं। देखिए, आज मौसम कितना सुंदर है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। चलिए, हम सब उड़ान भरते हैं। दुनिया कितनी खूबसूरत है। उसकी आंखों में दुनिया का कोई डर नहीं था। संपाति ने कुछ नहीं कहा। वो केवल आकाश की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में एक अनजाना भय और गहरी चिंता थी। उसे भविष्य के खतरे साफ दिखाई दे रहे थे, जिन्हें मैना जैसी युवा और अनुभवहीन जीव नहीं देख पा रही थी। वो जानता था कि मैना की बेफिक्री जल्द ही टूटने वाली है। बरगद के उस घने जंगल के पास एक छोटा सा सुंदर गांव था, जिसका नाम था नीलकुंड। सदियों से इस गांव के लोग जंगल के साथ एक गहरा और सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए हुए थे। वे पेड़ों को पवित्र मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उन्हें जीवन का स्रोत मानते थे। पशु पक्षियों को वे अपना मित्र समझते थे, उनके साथ सह अस्तित्व में जीते थे। जंगल उनके लिए सिर्फ लकड़ी और फल का स्रोत नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक अभिन्न अंग था। उनकी संस्कृति और आध्यात्मिकता का केंद्र था, उनके देवी देवताओं का वास था। गांव के बच्चे जंगल में खेलते थे, बड़े बूढ़े उसकी छाया में कहानियां सुनाते थे, और औरतें जंगल से जड़ी बूटियां और फल इकट्ठा करती थी। पर हाल के वर्षों में गांव के पास एक नया और प्रभावशाली जमींदार आया था, जिसका नाम था बल्लभ सेठ। वो एक चालाक, क्रूर और असीमित लालच वाला व्यक्ति था, जिसकी एकमात्र इच्छा धन कमाना थी, चाहे उसके लिए उसे प्रकृति का कितना भी विनाश क्यों न करना पड़े, और चाहे किसी की भावनाओं को कितना भी ठेस क्यों न पहुंचे। उसके लिए जंगल केवल एक संसाधन था, एक बड़ा गोदाम जिसे वह अपने लाभ के लिए काट सकता था और बेच सकता था। इस बरगद के नीचे की जमीन बहुत उपजाऊ है और यहाँ बहुत लकड़ी है, उसने अपने मुख्य नौकर से कहा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। यहाँ अगर एक बड़ी लकड़ी की फैक्ट्री लगा दे तो ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन जाएगी। हम इस जंगल की सारी लकड़ी से करोड़पति बन जाएंगे। पर सेठ जी, वह पेड़ तो बहुत पुराना है, लोग उसे पूछते हैं। उसे काटना अशुभ माना जाता है। गांव वाले विरोध करेंगे, नौकर ने हिचकिचाते हुए कहा। उसे सेठ के क्रोध का भय था और गांव वालों की भावनाओं का भी डर था। तो क्या हुआ? पूजा करते हैं तो करने दो। अंधविश्वासी लोग, तुम बस पेड़ को काट दो, वहां एक बड़ी लकड़ी की फैक्ट्री बनाएंगे। सोचो कितना पैसा आएगा। लोग जंगल को बचाने की बातें करते रहेंगे और हम अपनी तिजोरियां भरते रहेंगे। सेठ ने एक क्रूर हंसी हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर लोभ की कालिमा स्पष्ट थी, जो उसकी आत्मा को भी काला कर चुकी थी। उसने अपने कुछ गुंडों को भी इस काम में लगा रखा था, ताकि कोई विरोध न कर सके। बरगद को सब सुनाई देता था। उसकी विशाल जड़ें धरती के भीतर दूर दूर तक फैली थी, और वह धरती की हर थरथराहट को महसूस कर सकता था, यहां तक कि बल्लभ सेठ के दुष्ट विचारों की कंपन भी। हवा जब उसकी पत्तियों से गुजरती तो वो उसके कानों में गांव वालों की फुसफुसाहटें और सेठ की निर्मम योजनाएं सुनाती थी। बरगद, जो सदियों से मौन खड़ा था और जंगल को अपनी छांव दे रहा था, अब भीतर से व्याकुल हो उठा था। उसके अस्तित्व पर मंडराता ये खतरा उसे भयभीत कर रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा पर चोट की जा रही हो। रात को जब पूरा जंगल गहरी नींद में होता और चंद्रमा की ठंडी नीली रोशनी पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती, तब बरगद और संपाति के बीच एक मौन संवाद होता था, विचारों का आदान प्रदान, बिना किसी शब्द के, केवल आत्मा से आत्मा का मिलन। बरगद अपनी जड़ों से धरती के स्पंदन को महसूस करता था और संपाति अपनी तीव्र दृष्टि से दूर के खतरों को भांप लेता था। वे दोनों एक दूसरे के पूरक थे, जंगल के रक्षक और प्रहरी। समय आ गया है संपाति, बरगद ने अपने पत्तों की सरसराहट से कहा। उसकी आवाज हवा में गूंजती हुई प्रतीत होती थी। मेरा अंत निकट है, यदि कुछ नहीं किया गया। मुझे कटने से बचाओ। मैं जानता हूं मित्र, संपाति ने अपनी पलकें झपकाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में गहरा दुख और चिंता थी। मैंने तुम्हारे दुख को महसूस किया है। ये जंगल मेरे लिए भी उतना ही घर है जितना तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस जंगल को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। यह मेरा अंत नहीं होना चाहिए। मेरे बिना ये जंगल मर जाएगा और मेरे साथ कितने ही निर्दोष जीवन भी समाप्त हो जाएंगे, बरगद ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी शाखाएं रात की ठंडी हवा में कांप रही थी, जैसे वह रो रहा हो। संपाति जानता था कि यह केवल बरगद के अस्तित्व का प्रश्न नहीं था, बल्कि पूरे जंगल और उसमें रहने वाले हर प्राणी के भविष्य का सवाल था। अगर बरगद कट गया तो जंगल का पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा, पानी के स्रोत सूख जाएंगे और असंख्य जीव बेघर हो जाएंगे। ये पूरे जंगल के लिए एक जीवन मरण का प्रश्न था। संपाति ने अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प महसूस किया। वो इस अन्याय को होने नहीं देगा। अगली सुबह संपाति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसे पता था कि केवल उसकी और बरगद की शक्ति पर्याप्त नहीं होगी। उसे पूरे जंगल को एकजुट करना होगा। उसने अपनी शक्ति के अंतिम कणों का उपयोग करके एक विशेष ध्वनि निकाली, एक ऐसी ध्वनि जो केवल जंगल के जीव ही समझ सकते थे, एक आपातकालीन बुलावा, एक सभा का आह्वान। जल्द ही
जंगल के सभी पक्षी एकत्रित होने लगे। मैना, तोते, उल्लू, कठफोड़वा, चील, कौवे, बगुले, नीलकंठ और न जाने कौन कौन। सभी उसकी बात सुनने के लिए उत्सुक थे। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिश्रण था। यह एक अभूतपूर्व सभा थी जहां विभिन्न प्रजातियों के पक्षी एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ आए थे। प्रिय मित्रों, हमें ये जंगल बचाना होगा, संपाति ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, जो जंगल की चुप्पी में गूंज रही थी। मानव अपने लालच में इतना अंधा हो गया है कि वह हमारे घर को नष्ट करने पर तुला है। बरगद, जो हमारा जीवनदाता है, जो हमें आश्रय देता है, वह खतरे में है। बल्लभ सेठ नाम का एक क्रूर व्यक्ति इसे काटने की योजना बना रहा है। हम क्या कर सकते हैं, गिद्ध बाबा? हम तो बस छोटे छोटे पक्षी हैं। हम एक शक्तिशाली मनुष्य के सामने क्या कर सकते हैं? एक युवा तोता डरते हुए बोला, उसकी आवाज में निराशा थी। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, संपाति ने दृढ़ता से कहा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें गांव वालों को सच बताना होगा, उन्हें जगाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि इस पेड़ को काटना उनके अपने भविष्य के लिए भी खतरनाक है। हमें उन्हें याद दिलाना होगा कि प्रकृति के साथ उनका प्राचीन संबंध कितना महत्वपूर्ण है। संपाति ने अपनी योजना सभी को समझाई। यह एक जोखिम भरी योजना थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। योजना के अनुसार उन्हें गांव में जाकर एक अनोखा संदेश देना था जो इंसानों को उनकी गलती का एहसास करा सके। उन्होंने तय किया कि वे पक्षियों के अपने संगीत और आवाजों का उपयोग करेंगे। मैना को उसके मधुर कंठ के लिए चुना गया और संपाति अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से मार्गदर्शन करेगा। अन्य पक्षी भी अपनी अपनी तरह से योगदान देने को तैयार थे। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरणें जंगल पर पड़ी तो एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। संपाति के नेतृत्व में पक्षियों का एक विशाल झुंड बरगद से उड़कर नीलकुंड गांव की ओर चला। यह एक मौन सेना थी जो न्याय और अस्तित्व की लड़ाई लड़ने निकली थी। जैसे ही गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकले और उनमें से कई मंदिर में पूजा करने आए, उन्हें बरगद की विशाल शाखाओं पर नहीं बल्कि गांव के घरों की छतों और मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों पक्षी दिखाई दिए। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय दृश्य था। पक्षी जो आमतौर पर इंसानों से दूर रहते थे, आज निडर होकर उनके बीच एकत्रित हुए थे। मैना अपनी मीठी और मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध थी। उसने गांव के चौक में एक ऊंची छत पर बैठकर गाना शुरू किया, एक ऐसा गाना जो सीधे दिलों में उतर गया, जिसमें सदियों का दर्द और प्रकृति का आह्वान था। बरगद है माता, जीवन की छाया, उसको न काटो, यही है माया। पंखों की सरगम, पेड़ों की पाती, सुन लो रे मानव ये अनमोल बातें। पेड़ कटेगा, जंगल सूखेगा, जीवन का चक्र फिर कैसे घूमेगा? नदियां सूखेंगी, खेत बंजर होंगे, मानव फिर तू कैसे बचेगा? लालच की आंधी सब कुछ मिटाएगी, तुम्हारी ही पीढ़ी फिर पछताएगी। मैना के गाने के बाद गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। लोग एक दूसरे को देखने लगे, उनके चेहरों पर विस्मय और भय का मिश्रण था। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था जहां पक्षी इस तरह एकत्रित होकर गा रहे हों और बोल रहे हों। फिर मैना के गाने के बाद संपाति ने अपनी गंभीर और स्पष्ट आवाज में बात की, जो हवा में गूंज उठी और हर गांव वाले के हृदय तक पहुंची। हे नीलकुंड के निवासियों, इस विशाल बरगद को ध्यान से देखो। ये केवल लकड़ी नहीं है, ये जीवन का प्रतीक है, तुम्हारी संस्कृति का मूल है। ये जंगल का हृदय है जो तुम्हारी प्यास बुझाता है और तुम्हारे खेतों को हरा भरा रखता है। इस वृक्ष के बिना ये जंगल अधूरा है। यदि इसे काटा गया तो वर्षा कम होगी, नदियां सूख जाएंगी, जानवर भूखे मरेंगे और गांव पर भयंकर विपत्ति आएगी। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि तुम्हारे खेत बंजर हो जाएंगे, तुम्हारे पशु मर जाएंगे और तुम्हारे बच्चे प्यासे रह जाएंगे। संपाति ने आगे कहा, बल्लभ सेठ का लालच तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नष्ट करना चाहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि प्रकृति का विनाश अंततः मानव का ही विनाश है। तुम अपने पूर्वजों की विरासत को मत भूलो, जिन्होंने प्रकृति के साथ जीना सिखाया था। अब तुम्हें जागना होगा। गांव वाले स्तब्ध रह गए। पक्षियों का यह आंदोलन, उनका यह सीधा संदेश उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल गया। उन्होंने पक्षियों की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अदम्य साहस और दृढ़ता देखी। बल्लभ सेठ, जो अपने नौकरों और गुंडों के साथ बरगद को काटने की तैयारी कर रहा था, अचानक गांव वालों की विशाल भीड़ से घिर गया। गांव के हर कोने से लोग इकट्ठा हो गए थे। उनकी आंखों में क्रोध और संकल्प था। हम इस पेड़ को नहीं कटने देंगे। गांव की मुखिया राधा देवी ने दृढ़ता से कहा, उनकी आवाज में न्याय का संकल्प था। राधा देवी गांव की सबसे समझदार और सम्मानित महिला थी और उनकी बात का सभी सम्मान करते थे। पर वो जमीन मेरी है, मेरे पास कागजात हैं। सेठ चिल्लाया, क्रोध और हताशा से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी आंखों में अभी भी लालच की आग जल रही थी। जमीन तुम्हारी हो सकती है सेठ जी, पर बरगद हमारा है। ये हमारी विरासत है, हमारा जीवन है। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, ये हमारा ईश्वर है, एक युवा किसान ने अपनी मुट्ठी भींचकर कहा। उसके साथ अन्य युवाओं ने भी आवाज उठाई। विवाद बढ़ता गया। बल्लभ सेठ ने अपने गुंडों को लोगों को डराने का आदेश दिया, लेकिन गांव वाले अब डरने वाले नहीं थे। पक्षियों के संदेश ने उन्हें जगा दिया था और वे अपनी विरासत की रक्षा के लिए एकजुट हो गए थे। उन्होंने सेठ के गुंडों का बहादुरी से सामना किया और उनकी संख्या और दृढ़ता देखकर गुंडे पीछे हट गए।
अंततः गांव वालों की एकजुटता और दृढ़ संकल्प के आगे सेठ को झुकना पड़ा। उसे समझ आ गया कि वह इस जनभावना के विरुद्ध नहीं जा सकता। गांव वालों ने एक मत से तय किया कि बरगद को जैविक धरोहर घोषित किया जाए। उन्होंने तुरंत सरकार और स्थानीय प्रशासन को इस निर्णय से अवगत कराया और जनभावना इतनी प्रबल थी कि उन्हें भी इस निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। बरगद को कानूनी रूप से संरक्षित कर दिया गया। बल्लभ सेठ को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा और गांव छोड़कर भागना पड़ा। जंगल सुरक्षित था। बरगद अब भी वहीं खड़ा है, पहले से कहीं अधिक भव्य और शक्तिशाली। उसकी विशाल जड़ों में अब गांव वाले रोज पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। उसकी शाखाओं पर पक्षी फिर से चहचहाते हैं, खुशी के गीत गाते हैं और गिलहरियां निडर होकर दौड़ती हैं। जंगल फिर से अपने पुराने उल्लास में लौट आया है, एक समृद्ध और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में। संपाति अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब उड़ नहीं सकता, उसके पंखों में शक्ति नहीं बची है और उसकी आंखें अब पहले जितनी तेज नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा उस बरगद की आत्मा में विलीन हो चुकी है। वह अब भी उस विशाल वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर बैठा रहता है, एक संरक्षक की तरह, और उसकी आंखें शांति और संतुष्टि से चमकती हैं। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। मैना और अन्य युवा पक्षी अब उसकी कहानियां सुनते हैं और जंगल के नए संरक्षक बनने की प्रेरणा लेते हैं। और हर उस बच्चे को जो बरगद के नीचे खेलता है, जो उसकी विशाल जड़ों पर चढ़ता है, उसे एक कहानी सुनाई जाती है, गिद्ध और बरगद की कहानी, जहां एक बूढ़े गिद्ध और एक विशाल बरगद ने मिलकर पूरे जंगल को बचाया और मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की सीख दी। ये कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है और एकता में कितनी शक्ति होती है। ये कहानी सिर्फ एक पेड़ और एक गिद्ध की नहीं है, बल्कि मानव और प्रकृति के बीच के शाश्वत संबंध की है। एक ऐसा संबंध जिसे लालच से तोड़ा जा सकता है, लेकिन प्रेम, सम्मान और एकता से फिर से स्थापित किया जा सकता है। यह एक ऐसी गाथा है जो हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकजुटता और प्रकृति के प्रति हमारा सम्मान है। प्रकृति केवल एक संसाधन नहीं, वह स्वयं जीवन का आधार है। यदि हम उसका सम्मान करें तो वह हमें सहारा देती है, हमें जीवन और समृद्धि प्रदान करती है, लेकिन यदि हम उसे नष्ट करें तो अंततः हम स्वयं ही विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। असीमित लालच और स्वार्थ हमें पतन की ओर ले जाते हैं, जबकि एकजुटता, चेतना और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक बेहतर, टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हमारी सच्ची शक्ति प्रकृति से जुड़ने और उसकी रक्षा